सर राहुल की गलती थी जो है, कोई इन्फॉर्मेशन जैसे हम उससे पूछे थे आप लोग कहीं से पता चले नहीं चलेगा छुट्टी है, तो जो छुट्टी कैंसिल हो गई तो उसे हाँ तो सर बताना चाहिए था लेकिन। इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो है। यस सर। चलेगा वो फोन कर रहे हैं 4:15 बजे कल यस सर। कि आप है नहीं वहाँ। सर यहाँ के यही रूल है सर, हम लोग कभी कभी आके क्लास में तो पता चलता है छुट्टी है, 2 बजे के बाद हम लोग पे मैसेज आता है। ये दिक्कत सर हम लोग आधे घंटे पहले घर से निकलते हैं अपना अपने। डालता घूमता रहता है, पता लगाइए कहीं इधर है कहीं उधर है जो है, आते भी नहीं है। सर आज हम लोग ड्यूटी वो सर वो आए थे, हम लोग बोले हैं सर से। आए थे यस सर। वीडियो सर ड्यूटी सर नहीं आए थे, समाज कल्याण मंत्री। यस क्या बोले? सर हम लोग बोले सर हम लोग पे मैसेज नहीं जाता है और ऐसे ही कोचिंग बंद कर दी जाती है, उसकी कोई सूचना भी नहीं मिलती। और आप लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा, उसके लिए भी बोले बिना सर। टेस्ट के पढ़ाई लिखाई नहीं होती। ये सर उसके लिए भी बोले हैं सर, वो देखिए लिखे हैं टेस्ट यूनिट में होगा 15 डेज पे होंगे उसके। सर वो बादलों के प्रकार के नीचे थोड़ा सा दिख रहा है यूनिट लिखा है, मैसेज और 15 वो अपनी प्रॉब्लम हम लोग बताए थे तो उसे नोट डाउन किए। टेस्ट तो बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट की पढ़ाई ही नहीं है, लापरवाही। सर उसके बाद हम लोगों का एक बार टेस्ट होगा फिर बंद हो जाएगा। एक बार टेस्ट होगा 15 दिन में बोले हैं होगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, यही होता ही है। केवल एक बार टेस्ट होगा, एक बार टेस्ट लेंगे उसके बाद फिर बंद कर देंगे तो फिर कब होगा टेस्ट? और उसके बाद फिर जब सर आएंगे फिर शिकायत होगी फिर करेंगे, ऐसा ही हो रहा है। तो रेगुलर होना चाहिए ना। यस सर। नहीं करते हैं तो क्या किया जाए? क्या छूटा क्या छूटा? तो ये दोनों ही अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और सिद्धांत की जो है ये अधिकार हैं, जो है संविधान सभा द्वारा हम लोगों को प्रदान किए गए हैं, लेकिन इसमें जो है विवाद होता रहता है। ठीक है, नीति निर्देशक तक और मौलिक अधिकारों में मतलब अहम की लड़ाई समझ लीजिए, किस पर किसको वरीयता दी जाए, कौन प्रमुख है, नीति निर्देशक सिद्धांत है प्रमुख या मौलिक अधिकार है प्रमुख है। जैसे मौलिक अधिकार जो है अधिकांशतः जो बात करता है जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत न्याय के लिए बात करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जितने भी हैं वो सामूहिक बात की जाती है। मतलब सभी गरीबों को, सभी SC/ST को, सभी बच्चों को जो है, सभी स्त्रियों को जो है, सभी अभावग्रस्त व्यक्तियों को जो है न्याय मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, काम शिक्षा आदि के अधिकार मिलने चाहिए जो है। तो वो सामाजिक सिद्धांत से पूरे समाज को लेकर के चलता है और ये व्यक्तिगत है जो है, व्यक्तिगत या राजनीतिक मौलिक अधिकार जो है। तो जैसे समाज के लिए कोई बिल लागू करनी हो तो व्यक्तिगत अधिकारों का हनन भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों का हनन भी हो सकता है। तो क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इसका अतिक्रमण किया जा सकता है मौलिक अधिकारों का? नहीं। तो यही विवाद का विषय बना जो है न्यायपालिका और जो है संसद में कि क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या किसी आर्टिकल के लागू करने से जो है नीति निर्देशक तत्व पे जो है यदि मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, तो जमींदारी प्रथा के पहले जो है आप लोग पढ़े होंगे, सामंतवादी जमींदारी जागीरदारी जो है हजारों 2,000 बीघे खेत होते थे जो है, आज भी बचे हुए हैं कुछ खेत जो है। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति थी जो है, तो पहले व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार था जो है, इस समय नहीं है जो है, लेकिन पहले व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार था, उसे जो है 1978 में डिलीट किया गया था। ठीक है, तो जैसे सामाजिक आर्थिक समानता लाने के लिए जो है व्यक्तिगत संपत्ति को जो है टच करना पड़ेगा जो है, कि मतलब कैसे 39C है जो है ये कि समाजवाद लाने के लिए भौतिक संसाधनों या उत्पादन के साधनों पर जो है एक ही व्यक्ति का या कुछ लोगों का अधिकार ना हो, केंद्रीकरण ना हो। जैसे समाज व्यवस्था जो है मतलब भौतिक संसाधन इस तरीके से जो है वितरित किए जाएं कि सर्वसाधारण का अहित ना होने पाए। ठीक,
तो अहित ना होने पाए, तो इसका मतलब जो है जब एक व्यक्ति के पास जो है हजारों बीघे की प्रॉपर्टी है जो है और गांव के लोगों के पास वो थोड़ी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ तो अहित हो रहा है। समाज के या भौतिक संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तो आर्टिकल 39 को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकार पर जो है हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो संपत्ति की स्वतंत्रता, वो कहेंगे कि भाई हमारे 1000 बीघा 5000 बीघा खेत है, हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, हम नहीं देंगे इसको जो है। तब गवर्नमेंट क्या करेगी जो है, संसद क्या करेगी? तो ये विवाद का विषय रहा। और विवाद कहाँ से शुरू हुआ जो है, एक विवाद था 1951 में, यही वाला सामंतवादी और जागीरदारी वाली व्यवस्था। ठीक है, गवर्नमेंट कही कि मतलब वो निर्देशक तत्वों के अनुसार कि आप लोगों के पास जो है इकट्ठा जो है संसाधन है, जमीन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो है जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है जो है, तो आप लोग जमीन दीजिए जो है, अन्य लोगों में वितरित कर दिया जाए जो है, सबके पास जमीन हो जाए जो है। तो भाई ये क्यों जो है मतलब अपनी जमीन देंगे? उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है संपत्ति का अधिकार मुझे प्राप्त है, हम अपनी संपत्ति जो है नहीं देंगे। तो अब गवर्नमेंट कही ठीक है मत दीजिए जो है, तो उसने कानून लाया है, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार एक्ट लाया। ठीक, तो ये तो बाध्यता हो गई जब कानून आ गया जो है भूमि सुधार अधिनियम। तो इन लोगों ने इस अधिनियम को जो है चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जो है, इससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है जो है, और इस तरीके से चेंजिंग ठीक नहीं। तो ये मामला गया शंकरी प्रसाद का केस है जो है, शंकरी प्रसाद केस 1951 में। ये मैटर चल ही रहा था इस पर जो है, और एक मैटर इसी समय 1991 में और आ गया, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज। मद्रास यूनिवर्सिटी में एक लड़की जाती है जो मद्रास की है, चंपकम दोराई राजन उसका नाम था, वो है चंपकम दोराई राजन, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए जाती है, उसका एडमिशन नहीं किया जाता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये बताया जाता है कि ये सीटें आरक्षित हैं SC ST के लिए जो है, इसलिए इन सीटों पर यही वैकेंट है जो है, और इन पर आपका जो है क्या प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 29 में जो है, आर्टिकल 29 क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि शिक्षण 29 को है, शिक्षण संस्थाओं में जो है प्रवेश से धर्म, भाषा या जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म, भाषा या जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और यहाँ तो आप जातिगत विभेद कर रहे हैं जो है, ठीक है, कह रहे हैं कि वो SC ST के लिए, जातियों के लिए आरक्षित है वो सीटें जो है, इसलिए हमें प्रवेश मिलना चाहिए जो है 29(2) के अनुसार। यदि आप नहीं प्रवेश दे रहे हैं तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें चंपकम दोराई राजन केस जो है हुआ, और उसने ये आदेश दिया कोर्ट ने जो है कि इनका प्रवेश होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। 29(2) के तहत जो है इन्हें अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इनका प्रवेश होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कह दिया कि जो है ये कह दिए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार का हवाला दे रहे थे ये लोग कि हाँ हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, संशोधन किया जा सकता है, किसने डिसीजन किया, और इन्होंने भी डिसीजन किया कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अभी संशोधन हुआ नहीं है, इसलिए मतलब इनको ये अधिकार मिलना चाहिए, इनका प्रवेश होना चाहिए। यहीं से मैटर शुरू हुआ जो है। अब संसद जो है यहाँ डिफीट खा गई जो है, संसद या सरकार इनके केस में जो है, ठीक है, इनके केस में डिफीट खा गई। ये दोनों ही कहे कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक,
तो यहाँ सरकार को डिफीट खाना पड़ा, इनको प्रवेश देना पड़ा। तो न्यायपालिका वर्सेस जो है विधायिका का केस ये हो गया, न्यायपालिका वर्सेस विधायिका का केस चला जो है। तो गोलकनाथ के मैटर में ये आया, गोलकनाथ का मैटर इसी के बाद आता है 1967। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, इसने ये मना कर दिया कि जो है संसद मौलिक अधिकारों को टच नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि ये दोनों ही कहे थे जो है मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है जो है। और इन्होंने अपने डिसीजन में कहा दिया कि सरकार जो है ये मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है जो है। अब संसद, अब यहीं से जो है मेन विवाद शुरू होता है न्यायपालिका और ये विधायिका में जो है। विधायिका या सरकार, जिसकी सरकार रहती है उसी की विधायिका की रहती है जो है। तो इंदिरा गांधी जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर की जो है उन्हीं का पीरियड था जो है, और बहुत ही दबंग, बहुत ही जो है साहसी महिला जो है, किसी भी बात को जल्दी ना स्वीकार करने वाली। तो उन्होंने अपने वर्चस्व की लड़ाई मान लिया जो है, तो उन्होंने तुरंत संविधान में संशोधन कर दिया। तो 20वां संशोधन और 25वां संशोधन। तो 20वें संशोधन में ये क्या कही जो है, संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। ये रोक लगाए हैं जो है गोलकनाथ, संसद संविधान में के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों में, जहां तक मौलिक अधिकार की बात है, मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए क्या है, 13 क्या है, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन करती हो या अतिक्रमण करती हो। 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर दिया गया है। 13 आर्टिकल में जो है, 13 में जो है कि कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। तो इन्होंने ये कहा जो है संशोधन करवा दिया कि कहीं भी संशोधन कर सकती है संसद। दूसरा ये है कि मौलिक अधिकार में किया गया संशोधन जो है 13(2) के अनुसार विधि में नहीं माना जाएगा जो है। मतलब जो हम मौलिक अधिकार का संशोधन करेंगे वो 13(2) का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 13(2) में है कि कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो है, तो ये उसका उल्लंघन नहीं है, ये स्पष्ट लिख दिया जो है संविधान संशोधन करके। तीसरा लिखा गया जो है किसी भी संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति उसे वापस भी नहीं कर सकते हैं जो है। तो इतना बैन लगा दिया इन्होंने न्यायपालिका पर जो है कि हमें जो है संसद को जो है पूरी शक्ति है, कहीं भी संशोधन कर सकते हैं जो है। और जहाँ तक मौलिक अधिकारों के संशोधन की बात है जो है, वो यदि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है तो 13(2) के अंतर्गत वो जो है वित्त के अंतर्गत नहीं होगा, इसलिए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। और किसी भी भाग में यदि संशोधन किया जा रहा है और राष्ट्रपति के पास प्रेषित है जो है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है जो है। फिर यहीं पर 25वां संविधान संशोधन कर दी, ये 1971 है। इनके निर्णय आने के बाद इसका 1967 में था ना, ये बैन लगाए थे, राष्ट्र में तुरंत संशोधन कराई हो गए। तो 20वां और 25वां। 25वां क्या था जो है 39B और C, 39B और C वही था, क्या है 39B और C? समान न्याय और वो कहाँ है? आप जो है 2-3 पार्ट पढ़िए उनका लिखता। 39 समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है। 39B का नहीं 38 का BC पढ़िए तो है। 38 के जो दोनों आर्टिकल हैं, राज्य आय के संबंध
आय की समानता जो है, ठीक है, यस सर। तो उसको मतलब समाजवाद की स्थापना करने के लिए मतलब विकेंद्रीकरण हो सकते हैं, आय का इकट्ठा ना हो, यही जो पहले बात बताई गई थी, तो उसको लागू करने के लिए, ठीक है, यस सर। अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये आगे आ रहा था, ठीक है, 14, 19 और 21 आर्टिकल जो है इसको लागू करने के लिए तो इन्होंने 25वें में ये संशोधन कर दिया जो है कि 14, 19 और 21 ये मतलब इस आर्टिकल को लागू करने के लिए 14, 19 और 21 बाधित हो रहा है जो है, ठीक है, वो सीमित हो रहा है, तो ये संशोधन जो है अवैध नहीं माना जाएगा जो है, इस नीति निर्देशक तत्व को लागू करना जो है, ठीक, ये अवैध नहीं माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं सर, ये 14, 19, 21 वाला समझ में नहीं आया। कौन 14, 20, 19? मतलब सर ये जो बोले लाइए लाइए बता दें। सर, आप मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे सर। मैंने मैसेज ले लिया 14, 19 और 21 सर। लेकिन आप पीछे लिख रहे हैं, कॉपी वही है सर। ये इसको पूरा यहाँ लिखे है ना, पेन में उस दिन नहीं छोड़ी थी, थोड़ा सा ही छोड़े थे, उसमें नहीं हो पा रहा था ये सर। मतलब 14 है यस सर। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का यस सर। समान संरक्षण, यस सर। और 19 है जो है स्वतंत्रता है सर, स्वतंत्रता है, और 21 प्राणिक देह और आपका 31 क्या है? प्राणिक देह स्वतंत्रता, प्राणिक 31 है क्या सर? संपत्ति का अधिकार यस है, सर। ठीक है, देखिए सर, ऐसे ही और इधर उधर हो रहा है। में कितने पार्ट हैं? पाँच है? नहीं, 5 है सर। 39 का जोड़ा गया है, यस सर। 39 का जोड़ा गया पार्ट है, यस सर। ठीक है, और उसका दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है? भौतिक संसाधनों का स्वामित्व सर 39 का ना दूसरा। दोनों ही जो है संसाधनों के लिए है, यस सर, यस। दोनों ही संसाधनों के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित में वृद्धि हो हाँ, सके। तो ये आप लोग 38 बताए थे। आप आगे पर हम 38 बोले थे, आप लोगों को बोलने के बाद हम पहले 39 से बोले थे। यस सर, पहले 39 बोले थे आप, फिर आप बोले नहीं 38 बोला था, ठीक है। यस सर। तो 39 वो जो है 2-3 जो है, यस सर। ठीक है, 39-2-3 है जो है, तो यस सर। भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण एक जगह जो है केंद्रित ना हो पाए, यस सर। मतलब समाजवाद लाने की बात। अब उस आर्टिकल को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। आर्टिकल 31 तो स्पष्ट प्रभावित हो रहा है क्योंकि संपत्ति का अधिकार है जो है अभी बताए ही हैं, तो आर्टिकल 31 तो डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है। 14 तो है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो है एक ही विधि जो है सभी के ऊपर लागू होगी, ठीक है। तो उनके जो है मतलब उनको मतलब लाभ देने के लिए दूसरे लोगों को लाभ देने के लिए जो है हमारे लिए दूसरा कानून बनाया जा रहा है। कानून बना करके जो है हमसे संपत्ति छीनी जा रही है, ठीक है। यस सर। और आर्टिकल 19(4) आपको नहीं बताया, नहीं बताया संपत्ति का अधिकार, ये कहा गया है डिलीट कर दिया। यस सर। 44 से 19(4) में भी संपत्ति का अधिकार था जो है, ठीक है। यस सर। तो 39B और C लागू करने पर जो है ये इफेक्टेड हो रही है, ये काम, यस सर। ये स्वतंत्रता बाधित हो रही है व्यक्ति की। समझ में आया? यस सर। 19 और 31 को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है जो है कि बाधित हो रही है संपत्ति का अधिकार का, और संपत्ति का ही समान वितरण उस नीति निर्देशक तत्व में है B और C में। तो इन्होंने कहा कि जो है यदि 39B और C जो है लागू करते समय जो है
14, 19 और 31 प्रभावित हो रहा है, हो रहा है ना? यस सर, यस सर। हो रहा है, ये आपके अधिकार जो है ये सीमित हो जा रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे यदि ये लागू रहेगा। यस सर। आपकी संपत्ति लेकर के जो है असहाय लोगों में वितरित कर दी जाएगी, तो संपत्ति का अधिकार जो है प्रभावित हो रहा है। तो 14, 19, 31 प्रभावित हो रहा है, तो इसीलिए 25वां संशोधन ये इसे लागू करना चाहती थी इंदिरा गांधी जो है। ये समाजवादी मतलब आर्टिकल है कि एक ही लोगों के पास जो है मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास सारी संपत्ति ना रह जाए। मतलब लोक कल्याण की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए मौलिक अधिकार है वो है वो राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यस सर। उसमें ज्यादा बातें जो है राजनीतिक अधिकार की है, जबकि ये ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करता है, वो है वेलफेयर स्टेट जो है। मतलब राज्य सबके कल्याण के लिए ऐसा कार्य करे कि सबका कल्याण हो। तो सबका कल्याण मतलब समाजवादी व्यवस्था लाइए जो है अमेरिका विभेद जो है समाप्त करिए। तो उस समय जो है गवर्नमेंट का झुकाव जो है समाजवाद की तरफ था, समाजवादी व्यवस्था की। तो ये गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर लागू करना चाहती थी। आर्टिकल 39 बी और सी जो है, तो इन्होंने संशोधन कर दिया जो है कि यदि 39 बी और सी को लागू करने से 14, 19 और 31 प्रभावित हो रहा है तो यह असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कोई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जो है कि 39 बी और सी लागू किया गया और हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहा है। ठीक है, तो इस मतलब संशोधन करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसा कोर्ट में बात जाती है तो ये चीज जो संशोधित हुआ है वो असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, भले ही इसका आक्रमण कर रहा है। ठीक, यस सर। अब देखिए जो है ये मैटर आ गया जो है केशवानंद भारती बनाम केरल का 1971 में ये दोनों मतलब संशोधन हुए। न्यायपालिका को प्रतिबंधित किया गया, सीमित किया गया कि नहीं सीमित किया गया। ठीक है, कहीं भी जो है संशोधन कर सकते हैं हम, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, राष्ट्रपति बाध्य होगा। और ये संशोधन हम कर रहे हैं 39 BC तो असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकते हैं, आपकी इसको प्रभावित कर रहा है। ठीक, जैसे यहाँ इन्होंने जो है संवैधानिक घोषित कर दिया था कि 39 लोगों को प्रभावित कर रहा है, 39 लोगों को 19 लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए आपका ये जो है प्रवेश न देना जो है अवैधानिक है। तो ऐसा ना होने पाए उसमें, इसलिए वो संशोधन करके ही जो है मतलब कानून बना करके जो है उसे सुरक्षित रख लिए बिगड़ेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये मैटर चला जाता है। 1973 6 जजों की जो है खंडपीठ की संविधान पीठ की 7-6 के बहुमत से जो है डिसीजन दिया गया। ठीक है, संसद या विधायिका द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में किया गया कोई भी संशोधन 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी संशोधन करती है जो है संसद विधायिका तो 13 के तहत उसे विधि नहीं माना जाएगा। मतलब वैधानिक है, हरी झंडी दे दिया जो है। मतलब मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो आर्टिकल 13 बैन लगाता है जो है, तो 13 में जो लिखा है कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते हैं तो विधि नहीं मानी जाएगी जो भी संशोधन किया जा रहा है मौलिक अधिकार में। माने मौलिक अधिकार में जो है संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया जो है न्यायपालिका को। ठीक, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से इन्होंने जो है शंकरी प्रसाद और जो है चंपक दोराई राजन दोनों ने ही कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन विधायिका कर सकती है। लेकिन जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मैटर आया तो उन्होंने उलट दिया जो है, कहा कि जो है विधायिका मौलिक अधिकारों को टच नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये संशोधन उन्होंने कर दिया जो है प्रभावी करने के लिए मैटर गया केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती भी कहा कि ये जो है पहले के डिसीजन को मान रखते जो
वो पहले हुआ था संकल्प कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, वह 13(2) के अंतर्गत विधि में नहीं आएगा। और यह भी कहा कि विधायिका को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, व्यापक अधिकार प्राप्त है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ भी संशोधन करना चाह रही है विधायिका, संशोधन करे, लेकिन संशोधन करते समय यह बात ध्यान रखना होगा कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो रहा। ठीक है, तो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा यहीं पर आई है। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा किस न्यायिक वाद में आई? जब कमलोराय राजन या बेलवरे दे दिया, गोलकनाथ दे दिया, केशवानंद भारती दे दिया, केशवानंद भारती, मतलब इसने दे दिया पूरा, आप चाहे जहाँ संशोधन करिए, मूल अधिकार नीति दे सकता, तो जहाँ चाहे वहाँ भी करिए, लेकिन मूल ढांचा जो है संविधान का टच नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इंदिरा गांधी थी, फिर कहाँ मानने वाली है? ठीक है, आर्टिकल 42वां संशोधन करके ये मामला 1973 का है, ये केस, ठीक है। अब आया वो है 1976, इंदिरा गांधी कहीं कि ये नहीं किए, इनका बाधा तो है, ऐसी बात है। तो इन्होंने कहा पहले ये संशोधन कर दिया कि इन 39B और C के अलावा अब हम नीति निर्देशक तत्व के किसी भी आर्टिकल में संशोधन करेंगे तो वह 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। मतलब अभी तो 39B और C की बात की थी जो है कि करते समय यदि प्रभावित हो रहा है तो ये विधि मान्य, अभी असंवैधानिक नहीं होगा तो है। लेकिन अब इन्होंने इसमें जो है ये संशोधन कर दिया कि नीति निर्देशक तत्वों में कहीं भी संशोधन किया जा रहा है जो है, मतलब लागू किया जा रहा है जो है, तो वो किसी भी मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है तो भी वो विधि मान्य होगा है। यदि हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय जो है कोई भी संशोधन कर रहे हैं, मौलिक अधिकार का कोई भी आर्टिकल प्रभावित हो रहा है जो है, तो कानून मान्य होगा, वो संशोधन मान्य होगा। अभी तक केवल 39B और C तक थी, लेकिन अब पूरे नीति निर्देशक तत्व की बात कर दी कि चाहे जिस निर्देशक तत्व को हम लागू करना चाहते हैं, यदि मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है जो है, तो भी वो विधि मान्य होगा। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि में नहीं आएगा। ठीक है, और फिर तीसरा कहा कि संविधान में किया गया कोई भी संशोधन न्यायपालिका में, संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में किया गया या मौलिक अधिकार में किया गया कोई भी संशोधन जो है मौलिक अधिकार, मतलब कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कोर्ट को उससे जो है क्या कर दिया, एकदम हटा दिया जो है कि ये आपका अधिकार ही नहीं है कि जो अगर यदि हम संविधान संशोधन कर रहे हैं तो वाद योग्य नहीं है कि आप उसको टच करिए, वो न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर हमारी शक्ति जो है संविधान संशोधन, आपको ये शक्ति ही नहीं है कि उस पर कुछ सुनवाई करिए। तो न्यायपालिका को एकदम इन्होंने बाहर कर दिया। कितनी बड़ा जो है मतलब नीचे स्तर पर, लो स्तर पर न्यायपालिका को गिरा दिया जो है। ये संशोधन अब चला गया जो है, न्यायपालिका भी कहाँ मानने वाली है। मिनर्वा मिल्स का मैटर आ गया। मिनर्वा मिल्स इसमें जो है ये कहा कि संविधान, केशवानंद भारती के केस को रिपीट कर दिया इन्होंने जो है कि ठीक है, आप जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती हैं। जैसा केशवानंद भारती ने कहा था कि संसद में जो है, संसद के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है संविधान संशोधन की, कहीं भी संशोधन करने की व्यापक शक्तियां उसे प्राप्त हैं संसद को। ये भी कहिए कि ठीक है, संसद को, विधायिका को जो है संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसी
उसी को दोहराए हुए है। और इन्होंने ये कहा कि जो आपने जो है 42 के तहत ये संशोधन किया है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी संशोधन को। यही तो संविधान का मौलिक ढांचा है। समझ में आया? उन्होंने कहा दिया ये जो आपने संशोधन किया जो है, ये तीसरा संशोधन 42 में, कि न्यायपालिका जो है इसे टच नहीं कर सकती है संविधान संशोधन को। यही तो संविधान का मौलिक ढांचा है जो है कि न्यायपालिका किसी की भी सुनवाई करे संशोधन को, आप उसे पर ही जो है हटा दे रही है, तो मौलिक ढांचे का ही उल्लंघन कर दे रही है। कितना मतलब चालाकी से बात किया है कि जो आपने ये संशोधन किया कि हम जो है संविधान, आपके संविधान संशोधन को टच नहीं कर सकते हैं। ये तो संविधान का मौलिक ढांचा है कि हमें अधिकार प्राप्त है जो है सुनवाई करने का किसी भी मैटर पर, तो ये तो मौलिक ढांचे का ही उल्लंघन कर रही है। इसलिए आपका ये जो है संशोधन अवैधानिक माना जाता है, जीरो कर दिया गया। और आज तक फिर ऐसी कोई सशक्त गवर्नमेंट आई नहीं जो है कि प्रभावी हो। और आज ये स्थिति है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से जो है हावी हो गई है। अभी जो है जजों की नियुक्ति में कोलोजियम सिस्टम है ना, सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहता है उसको जज नियुक्त करता है, सरकार की कुछ भी नहीं चलती। और भी देखिए 2 दिन की बात है जो है अब निर्वाचन आयोग पर जो है पेपर में पढ़े हैं कि नहीं, अरुण गोयल को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उस पर भी तलब कर लिया है कि कैसे बनाए लोग हैं, हमारे यहाँ सुनवाई चलती रही थी, आपने कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। तो उसमें भी कोलोजियम सिस्टम जैसी कुछ बात की गई है, जो है की जा रही है कि ऐसे सरकार अपने अनुसार नियुक्ति नहीं कर सकती। तो ये सरकार की जो है लापरवाही थी कि बीच में जो है बहुत सारे सालों तक सरकार कमजोर आई, गठबंधन की सरकार आई जो है, ठीक है। तो वो गठबंधन की जब सरकार थी तो वो सरकार जो है अपने ही अस्तित्व को बचाने में लगी रहती है, दांव-पेच करने में। विकास के कार्य या अन्य कार्य जो है वो अछूते रह जाते हैं, उसके जितने भी कार्य हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर पाती है गठबंधन सरकार, क्योंकि पहला तो उसे जो है अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, उसी में लगी रहती है। तो जब आप अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बॉडी उस पर हावी हो ही जाएगी। जितने विकासात्मक कार्य होते थे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ताजमहल प्रदूषित हो रहा है, शहरों में जो है बहुत मतलब भीड़ भाड़ है जो है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो सब में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती थी, गवर्नमेंट को ऑर्डर देती थी कि ये लागू करिए, ये नियम बनाइए, ये नियम बनाइए, जो है रेडी बड़ा करती थी जनहित याचिका जो है। तो जब सरकार अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है तो दूसरी बॉडी हावी हो ही जाएगी। और सरकार का कुछ नेचर इस तरीके से है नेताओं का कि जनता जो है उनके खिलाफ ही रहती है, मतलब उन्हें लूटने खाने वाला समझती है जो है पब्लिक नेताओं का कैरेक्टर चाल चलन व्यवहार इस तरीके से रहता है। तो जनता की न्यायपालिका के प्रति ज़्यादा आस्था है, सरकार के प्रति कम आस्था है जो है। तो जब जनता जनार्दन होती है जो है, जनता भी उसी के साथ है, तो ये हावी होती चली गई जो है। मतलब इंदिरा गांधी भी नहीं डिफीट कर पाई न्यायपालिका को। तो ये सब बात की जो सरकारें आई जो है इसकी बात की जो सही है, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, अब आप लोगों ने लिख दिया। यस सर। तो अब वर्तमान में स्थित है, कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकती है। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है कि जो है केवल 39B और C जो है मौलिक अधिकार पर प्रभावी है, ठीक है। बहुत किताबों में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 39 और B और C को लागू करने के लिए जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है जो है, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब न्यायपालिका बार बार कह रही है, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स जो है और कई वादों में आया कि न्यायपालिका जो है विधायिका कहीं भी संशोधन कर सकती है जो है, उसे संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये निर्देशक तत्व तो क्या है, मतलब है मौलिक अधिकार क्या है, कहीं भी संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, और कर भी रही है, ये भी है जो है। तो चाहे यहाँ किसी भी आर्टिकल को लागू करने के लिए, हटाने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। अब न्यायपालिका का काम है कि वो वैधानिक है कि नहीं है, वैधानिक है वो ढांचे का। फिर देखिए मिनर्वा मिल्स में एक बात ये भी उसने कहा जो है मिनर्वा मिल्स में कि ये जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें विरोध है ही नहीं है।
इसमें सामंजस्य है जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो है। और ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि कौन किस पर वरीयता है जो है, मौलिक किसकी वरीयता है इस पर जो है कि मौलिक अधिकार प्रमुख है और वो साधारण है, या नीति निर्देशक तत्व जो है प्रमुख है और मौलिक अधिकार अधीनस्थ है जो है। ऐसी बात उठनी ही नहीं चाहिए जो है, बल्कि ये एक सिक्के के दो पहिए हैं और दोनों मिल करके ही जो है राज्य का सुचारू शासन जो है संचालन करने में योगदान देते हैं जो है। इसलिए इसको भी जो है इसने संविधान का मौलिक ढांचा घोषित कर दिया जो है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में जो है सामंजस्य ही जो है मौलिक ढांचा है। मतलब एक मौलिक ढांचा ये भी है नीति निर्देशक तत्वों और जो है मौलिक अधिकारों में सामंजस्य बनाए रखना जो है ये संविधान का मूल ढांचा है, मौलिक ढांचा है। ठीक है, इसलिए इसमें विवाद हो ही नहीं सकता है, विवाद की कोई बातें नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यहीं पर अब सारा विवाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोई नहीं आती है विवाद कि नीति निर्देशक तत्व बड़ा है कि वो बड़ा है, क्योंकि जो है न्यायपालिका ने कह दिया है कि इसमें सामंजस्य बनाए रखना जो है संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचे में डिफाइन नहीं हुआ, डिफाइन कर देंगे जो है तो उसके दो हाथ बच जाएंगे। यस सर। उसके दो हाथ ये कह देंगे कि ये जो है मौलिक ढांचा है जो है, तो संसद उसको जो है हटा करके और संशोधन करती रहेगी जो है, कह देगी कि आपका मौलिक ढांचा जो है इस आर्टिकल को घोषित किए हैं तो हम दूसरे आर्टिकल में संशोधन कर रहे हैं जो है, उस पर हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। तो यही तो न्यायपालिका की चालाकी है जो है। उसने कहा कि अब मौलिक ढांचा क्या है इसका डिसाइड हम करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे सर। इसीलिए हम लोगों को गूगल पे भी नहीं मिला, हम लोग मतलब हम सर्च कर रहे थे, नहीं मिला वो सर। जब वाद आते हैं अनेकों, जैसे यहाँ आ गया तो कह दिया जो है मौलिक अधिकार जो है ये सामंजस्य बनाए रखना, या जो है संविधान संशोधन की हमारे द्वारा सुनवाई होना, या फिर जो है सूचना का अधिकार है जो है, पंथ निरपेक्षता है। एक वाद जब आते रहते हैं तो उसी में जो है बता देते हैं कि हाँ ये मौलिक अधिकार है, ये जो है मूलभूत ढांचा है, और वही जो है इसका क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये जो मौलिक ढांचा है। अगर क्लासिफिकेशन कर देगी तो न्यायपालिका बच जाएगी। मेनका गांधीवाद में तो कुछ बताया नहीं ढांचा सर, क्या चीज? मेनका गांधीवाद में बताया था कि मूल ढांचे के बारे में बताया, कई वादों में बताए हैं जो है, कई जैसे जो है आपका स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जो है, या मेनका गांधीवाद में था जो है विचरण करने का अधिकार जो है, आने जाने का अधिकार जो है। इसको जब ये मैटर आया तो उसने कोर्ट ने कह दिया कि आवागमन का अधिकार, आने जाने का अधिकार जो है ये मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है जो है। तो ऐसे कई केसों में जो बात आती है इस तरीके से डिफाइन किया है। अब तक जो है 15-16 जो है ऐसे आए हैं जो है बातें बिंदु जो है, जो कि उसने मूल ढांचा रखा है। अब ये लिख लीजिए निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्वों में कमेंट जो है केटी शाह, यह एक ऐसा चक्र है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कमेंट कर रहे हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो बैंक जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। इस बात को समझ ही रहे हैं आप सब। बैंक मतलब सरकार, जब सरकार सक्षम होगी तब वो जो है इसका भुगतान करेगी, इसको अप्लाई करेगी जो है। अभी जो है सरकार सक्षम नहीं है स्वाधीनता के बाद तुरंत। केसी हुए ये अर्थसंघात्मक वाले हैं, याद है कि नहीं? केसी हुए जो है अर्थसंघात्मक वाले अपनी भारत की शासन व्यवस्था को अर्थसंघात्मक भी हैं। इन्होंने उद्देश्यों एवं नीति निर्देशक तत्व को उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र
उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नीति निर्देशक तत्व का आशय यह नहीं है कि यह पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं, यह पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं, बल्कि जो भी सत्ता में आएगा उसे इन तत्वों को लागू करना ही होगा, उसे इन तत्वों को लागू करना ही होगा। ये शब्द क्यों कर रहे हैं? लागू करना ही होगा। देखिए, जब विवाद चल रहा था, B.N. राव कहे थे इसको जो है मौलिक अधिकार में रखते हैं, ठीक है। तो जब संविधान सभा ने उन पर विचार किया इस नीति निर्देशक तत्वों में, तो ये कहा गया कि मतलब ये मौलिक अधिकार में रखने लायक नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार में रखने का मतलब गवर्नमेंट बाध्य हो गई उसे पूरा करने के लिए जो है, और उसके पास नव जो है सृजित हमारा देश है जो है, हमारे पास रुपया पैसा आर्थिक संसाधन है नहीं, तो हम तो लागू कर नहीं पाएंगे तुरंत जो है इसको कैसे लागू कर पाएंगे सरकार? तो इसको जो है अलग रख दिया जाए, अलग भाग पार्ट में रख दिया जाए, और जब सरकार के जो है संसाधन शक्तियाँ हो जाएंगी तब उसको यह लागू करेंगे, जब सरकार सक्षम हो जाएगी। तो वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि इसको इसलिए मौलिक अधिकार में न रखा जाए, अलग रख दिया जाए, क्योंकि ये सरकार का मापदंड होगा, कोई सरकार कैसा काम कर रही है जो है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व सब कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं जो है, तो कोई सरकार आई ज्यादा नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रही है, इसका मतलब वो अच्छी सरकार है जो है, वो वेलफेयर स्टेट के अनुसार काम कर रही है, विकासात्मक योजनाएं को कार्य अपना रही है, ठीक है। और जो सरकार नहीं कार्य कर रही है, 5 साल में नीति निर्देशक तत्वों को नहीं लागू की, तो जनता ये समझे कि वो सरकार निकम्मी है, वो विकास के कार्य नहीं कर रही है। तो एक पैमाना है, एक तरीके से ये जनता के हाथ में जो है एक क्या अधिकार दे दिया गया कि 5 साल बाद जब आओगे जो है चुनाव में, तब हम बताएंगे तुमको जो है जिस तरीके से शासन किए हो। तो अम्बेडकर का मतलब यहीं पर ध्यान था, ठीक है, कि किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी जो है कि इसकी अवहेलना करने, नहीं तो 5 साल बाद जनता हिसाब किताब देगी इसी पैमाने के आधार पर कि इसमें से कितने को आपने लागू किया है विकासात्मक कार्यों को। तो कोई भी सरकार होगी तो उसे लागू करना होगा जो है, अन्यथा डर रहेगा कि जो है हम पुनः सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक, ये सर ये टी शाह बोले थे, इसमें स्टेटमेंट में अपने बोले थे कि ये अगर ये नहीं है तो इसे लाने का मकसद क्या है। तो ये इस पर अम्बेडकर साहब ये बोले थे कि अगर जो इसको ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में जनता इसका उत्तर स्वयं देगी। तो मतलब वही यही चीज़ है। यस सर, 5 साल में जो है वो अपना चुनाव खुद कर लेगी। फिर अम्बेडकर का हो गया आइवर सैनिक्स। नीति निर्देशक तत्व फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है, फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है, पर इसमें समाजवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। समाजवाद शब्द का यूज कहीं भी नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ठीक, फेबियन समाजवाद, हाँ, समाजवाद समझना चाहते हैं। चलिए समझना चाहते हैं। ये तो समझ ही रहे हैं, समाजवाद की स्थापना करना चाहता है नीति निर्देशक तत्व, आय की असमानता को दूर करना चाहता है, अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना चाहता है, यही समाजवाद है।
खुद इतना बढ़ जाए। डार्विन का है ना सिद्धांत यस है, जो कमजोर है जो है नहीं उनको मार खपा दीजिए जो है, आप चाहे जैसे जो है आगे बढ़ते जाइए जो है, ठीक है। तो पूंजीवाद व्यवस्था में ये होता है सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। एक जो है खरबपति अरबपति होता है और सैकड़ों लोग जो है लोगों के पास मकान नहीं होता है। एक का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है गाँव में और 10 लोग भूखे मरते हैं। तो इस तरीके से असमानता ना हो पाए, और जब सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो पूंजीवादी व्यवस्था मानी जाती है। अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो और समाजवाद मतलब समानता की जो है चारों तरफ समानता, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सब समानता, लेकिन यहाँ जो बात होती है मेन रूप से आर्थिक समानता समाजवाद में जो है। तो दो होते हैं समाजवाद में, एक जो है काल्पनिक समाजवाद है, काल्पनिक समाजवाद और एक मार्क्सवादी समाजवाद। ठीक सर दिखाई नहीं पड़ा, दूसरा मार कर ले सर। तो मार्क्सवादी समाजवाद जो है कार्ल मार्क्स का नाम आप सुने हैं, बहुत बड़े चिंतक थे जो है, बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, और इन्होंने भी मार्क्सवाद की स्थापना की जो है। तो पहली मार्क्सवादी क्रांति जो है 16 अक्टूबर को कहाँ पर हुई थी, रसा में जो है पहला मार्क्सवादी थे जो है लेनिन की सत्ता लेनिन जो है मार्क्सवादी क्रांति करके। तो मार्क्स कहते थे पूंजीवादी व्यवस्था को जो है देख करके बहुत आहत थे कि मतलब एक मजदूर जो है कारखाने में काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है जो है, और उसको मतलब इतना पारिश्रमिक भी नहीं दे रहा है कारखाने का मालिक कि वो अच्छी तरीके से अपना पेट भर सके, ठीक है। जबकि सारा श्रेय जो है उत्पादन में सब कुछ लगा है श्रमिक का ही, 24 घंटे वो काम कर रहा है, जबकि उसका केवल पूंजी ही लगा है, क्योंकि पूंजी उसके पास है और सारी संपत्ति जो है सारे प्रोडक्शन का मुनाफा जो है उसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने मार्क्सवादी क्रांति का आह्वान किया समाजवाद लाने के लिए, कहे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें जो है खोने के लिए केवल हाथ की जो है हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। मतलब क्रांतिकारी आह्वान के हिंसक क्रांति के प्रणेता थे जो है, इसीलिए इनका झंडा लाल झंडा होता है, खूनी झंडा जो है। ये इतना अत्याचार किए हैं मजदूरों के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर जो है, अमीर लोग जो है, उन्हें मार्क्सवादी शब्दावली में बुर्जुआ कहा गया है, बुर्जुआ। और जो गरीब किसान मजदूर हैं उन्हें सर्वहारा कहा जाता है, जो शोषित लोग। तो ये संघर्ष था बुर्जुआ और सर्वहारा का। तो उन्हें कहे कि ये दुनिया के मजदूरों जो है तुम हथियार ले करके जो है पूंजीपतियों को का गला काट दो जो है, हिंसक क्रांति का आह्वान किए जो है, ठीक है, और उनके सारे संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए जो है, और फिर मार्क्सवादी तरीके से जो है वितरण होगा, ठीक। इनका ये सिद्धांत है, ये मोटो है जो है योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक है। जितना आप योग्य हैं वो आप करिए जो है काम, आप पढ़ाने में सक्षम है 10 घंटे पढ़ाइए जो है, लेकिन जितनी आवश्यकता है आप उतना ही पारिश्रमिक लीजिए, उतना ही दिया जाएगा। कि मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये नहीं कि जो है आपको जो है पूरे मतलब दिन भर पढ़ा रहे हैं तो आपको 10,000 दे दिया गया जो है। यदि आपका 1,000 में काम चल रहा है जो है, सिंपल लाइफ जो है व्यतीत किया जा रहा है, तो 1,000 मिलेगा आपको, ठीक। तो योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार पारिश्रमिक नहीं, आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक जो है, ये मार्क्सवाद है जो है। और इसका क्या है, पूंजीवाद क्या है, योग्यता के अनुसार कार्य, योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक। मतलब आप जितना कार्य करोगे उतना ही अधिक जो है पारिश्रमिक आपको दिया जाएगा। अधिक कार्य कर रहे हैं जो है तो अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। यहाँ अधिक कार्य कर रहे हैं तो अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। आवश्यकता जितनी आवश्यकता है आप उतना ही लीजिए जो है। ये समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद। तो समझ में आया पूंजीवादी और मार्क्सवादी है आंसर। मतलब ये समानता लाने की बात कर रही है। सर अच्छा कौन सा है था? अच्छा अभी बताया जाएगा कौन सा है।
तो ये काल्पनिक जब समाजवाद लाना हुआ जो है तो ये काल्पनिक समाजवाद था। तो ये इंग्लैंड के विचारक थे आपके जो है टॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन। तो इन्होंने एक समाज की कल्पना की कि एक ऐसा लोगों में सुधार हो जाएगा जो है कि लोग स्वयं जो है इस मतलब मोटो को अपनाने लगेंगे जो है, मतलब सारे लोग कमाएंगे जो है, कमा करके एक जगह रख देंगे जो है, और उसमें से जितना जिनकी आवश्यकता होगी जो है वो ले लेंगे जो है, मतलब ऐसा सद्भाव आएगा। तो एक कल्पना लोग की समाजवादी केवल कल्पना करते थे समाजवाद की कि समाजवाद ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन इनके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, यहाँ नहीं बताया जा सकता है, लग जाएगा 2-3 दिन लेक्चर देते वैज्ञानिक समाजवाद पर। तो इन्होंने ये तरीका बताया जो है कि कैसे आएगा जो है, कैसे आएगा। तो पहले इन्होंने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताए। अतिरिक्त मूल्य यही ये प्रोडक्शन में जो है, पेन के प्रोडक्शन में जो है 3 रुपया लग रहा है, ठीक है, और वो 10 रुपए में बिक रहा है, 3 रुपए में है और 10 रुपए में बिक रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 7 रुपए का। 7 रुपए में से 1 रुपया मजदूर को दे देता है और 6 रुपया जो है स्वयं दे देता है, ठीक है, 6 रुपया। तो इन दोनों का जो अंतर है 5 रुपए, वो भी मजदूर को मिलना चाहिए जो है, जबकि वो हड़प ये दे रहा है, ये केवल पूंजी लगाया है। तो ये सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है, मतलब अतिरिक्त मूल्य के द्वारा किस तरीके से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, ये एक सिद्धांत समझाया जो है। और दूसरा सिद्धांत था जो है ऐतिहासिक संघर्ष का सिद्धांत, मतलब इतिहास उठा करके देखिए जो है सद्भाव कहीं नहीं रहा है जो है। आप एकदम प्राचीन काल में जाइए, स्वामी और दास में संघर्ष रहा है, ठीक है, जब वो बदल गया जो है तो सामंत और पूंजीपतियों में जो है संघर्ष आ गया, ठीक, और फिर अब सामंत और पूंजीपतियों में जो है संघर्ष आ गया। तो इसके बाद अब पूंजीवादी व्यवस्था है, तो पूंजीवादी में सरबराह और बुर्जुआ वर्ग में भी संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि ये समाज का विकास जो है संघर्ष पर आधारित है? इसमें कोई है या नहीं है? मतलब संघर्ष के द्वारा विकास होता है। दो विपरीत चीजों में जो है संघर्ष होता है, एक तो तीसरी नई चीज उत्पन्न होती है, ठीक है, और इस तीसरी चीज में भी इसका विरोधात्मक उत्पन्न हो जाता है। वो ये चीजें 2 चीजें हैं जो है, जैसे स्वामी और दास से लेकर के ये समझाए। स्वामी दास है, इनमें संघर्ष हुआ है, ठीक है, तो सामंतवादी लोग आया। सामंतवादी लोग में किसमें संघर्ष हुआ? जमींदार और कृषक में, ये कृषि अर्थव्यवस्था की जो है। और यहाँ पर जो है स्वामी और दास की अब सभ्यता आगे बढ़ी हो गई। फिर ये यहाँ पर आया पूंजीवाद, जमींदार के बाद जो है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में जो है क्या है? पूंजीपति और मजदूर, पूंजीपति और मजदूर। तो इनमें भी संघर्ष होना चाहिए, इनमें भी संघर्ष होगा तो नई चीज बनेगी। फिर उनमें मतलब ये समाज का विकास जो है सद्भाव से नहीं हो रहा है, मतलब इतिहास साक्षी है। ऐतिहासिक संघर्ष का सिद्धांत जो है इन्होंने इसको कहा है, ठीक है। वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद ये संवाद जो है, फिर इसमें वाद प्रतिवाद बन जाते हैं, फिर अगला संवाद होता है। वाद मतलब एक चीज है, उसका दूसरा विरोधी उत्पन्न हो गया, दोनों संघर्ष किए तो एक अच्छी चीज निकल के आई, फिर उसी में विरोध उत्पन्न हो जाता है, फिर जो है तीसरी उत्पन्न होती है अच्छी चीज, मतलब समाज डेवलप होता है, फिर उसमें मतलब ये सब तरीके से समझाते हैं कि संघर्ष अनिवार्य है। इतिहास साक्षी है कि इसका विकास जो है संघर्ष के द्वारा किया हुआ, और ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं कि कैसे शोषण हो रहा है पूंजीवादी व्यवस्था में, ठीक है। और ये रास्ता बताते हैं, ये तो केवल कल्पना कर दी, ये रास्ता बताते हैं कि जो है मतलब ये यहाँ तक मतलब इसने कहा है, मार्क्स ने इतना ढंग से मतलब सोचा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है फैक्ट्रियों में मनुष्य जो है सबसे अलग हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, अपने नात पात रिश्तेदार से अलग हो जाता है, बीवी बच्चों से अलग हो जाता है, यहाँ तक कि जो है खुद से भी अलग हो जाता है। कैसे समझाए मजदूरों को? मजदूर जो है फैक्ट्री में दौड़ रहा है चारों तरफ जो है कि 4 पैसा मुझे मिल जाए, तो इतना काम करना पड़ता है उसको दिन भर कि कहीं उसका बाहरी परिवेश से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, ठीक है, कि कौन हमारा नात पात कौन रिश्तेदार है जो है। और सुबह इतना भी टाइम नहीं है, रात में
उसका हाल चाल ले ले, और सुबह उठ करके फिर इतना दबाव रहता है कि फैक्ट्री पहुंच जाता है काम करने के लिए। ठीक है, तो एक तो जो है समाज से अलग हो गया, घर परिवार से अलग, बीवी बच्चे से अलग, और वहाँ इतना काम करता है कि अपने स्वास्थ्य का भी उसे ध्यान नहीं रखता, तो अपने आप से भी वो अलग हो गया है। जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। ठीक है, और अपने काम से भी अलग हो गया है। पूंजीवाद में क्या होता है, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की फैक्ट्रियां नहीं थी, पूंजीवाद नहीं था, तो एक शर्ट एक दर्जी बनाता था कि नहीं, गांव के दर्जी को आप देते थे या चौराहे के दर्जी को, पूरा शर्ट बना दिया तो है। तब जब आप जाते थे उस मतलब बाहर उसको पहन करके, तो दर्जी देख करके खुश होता था कि हाँ ये हमारा बनाया हुआ शर्ट ये पहनते हैं, तो आप अपने काम के प्रति उसे जो है लगाव होगा कि नहीं, कोई कि हाँ हमारा सिला हुआ देखो पाने, या कोई पढ़ाई कि हाँ हमारा पढ़ा हुआ बच्चा जो है एसपी हुआ डीएम हुआ, तो खुशी होती थी। लेकिन आजकल शर्ट जो है बटन किसी फैक्ट्री में लग रही है, कागज किसी फैक्ट्री में लग रही है, जो है बाही किसी फैक्ट्री में लग रही है, कोई ये नहीं कहने वाला है कि मैंने बनाया है, तो अपने कार्य को ही नहीं देख पा रहा है जो है होते हुए कि हमारा कार्य हो रहा है। तो यहाँ तक कि अपने शरीर से भी, अपने कार्य से भी उसका अलगाव हो जाता है, अलगाव का सिद्धांत मानता है। तो वही देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैसे खेत में जो है मजदूर है, काम कर रहा है, खेती कर रहा है, ऊपर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वातावरण बढ़िया है, तो खुशहाली रहती है, प्रकृति से भी लगाव होता है। तो कहते हैं प्रकृति से भी पूंजीवाद व्यवस्था से अलग हो गया है, घर समाज परिवार से अलग हो गया है, बीवी बच्चों से अलग हो गया है, अपने से अलग हो गया है, और जो है अपने काम से भी अलग हो गया है, और चंद पैसों का गुलाम होकर के मजदूर रह गया है। इसलिए ऐ मजदूरों जो है तुम बंधन में जकड़े हुए हो, दुनिया के मजदूरों सभी लोग मिलकर के एक हो जाओ, खोने के लिए जो है तुम्हारे हाथ की केवल बेड़ियां हैं, और पाने के लिए पूरा संसार का है, क्रांति कर दो। तो कुछ लोग हस्तक्षेप किए कि हिंसक क्रांति की ये बात कर रहे हैं, मार्क्स जो है हिंसा की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो है क्रांति धाय माँ है, जो है बच्चे के जन्म के लिए जो है जैसे प्रसव वेदना होती है, पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए क्या होती है, दासी दाई होती है जो है, तो दाई का जो काम है वही क्रांति का काम है। क्रांति से एक झटके में जो है नए समाज का निर्माण हो जाएगा। दाई जो है डिलीवरी जल्दी करवा लेती है जो है, तो प्रसव पीड़ा का पीरियड कम हो जाता है। तो क्रांति होने से सबको मार गिराओ एक झटके में जो है, तो जो पीड़ा हो रही थी जो है वो कम समय के लिए हो जाएगी, और मार्क्सवाद की स्थापना हो जाएगी। मार्क्सवाद में राज्य नहीं होता है जो है, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, मतलब कोई वर्ग नहीं रहा। जो दो वर्ग चल रहे थे संघर्ष वाले, जब वर्ग ही नहीं है तो कोई संघर्ष होने की प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वाद प्रतिवाद रहते हैं तब संघर्ष होता है, वहीं पर जाकर के मार्क्सवाद आ जाएगा, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, और सद्भाव और खुशहाली से लोग रहेंगे। तो यही आदर्श है। और फेबियन समाजवाद का था, फेबियन समाजवाद ये था समाजवाद लाया जाए लेकिन सुधारवादी तरीके से लाया जाए। ठीक है, ये तो क्रांति करके ला रहे हैं। फेबियन सुधार के मतलब संविधान में संशोधन करके, विकासात्मक जो है योजनाएं लागू करके, जो है पोस्टर चिपका करके प्रचार करिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, जो है मजदूरों का ध्यान देना चाहिए, गरीबों को ध्यान देना चाहिए, ये सब मतलब स्नेह जो है सुधारात्मक तरीके से समाजवाद के लाना जो है वो फेबियन समाजवाद है। जैसे गांधी जी जो है क्रांति नहीं किए ना स्वाधीनता लाने के लिए, तो एक गांधीवादी विचारधारा थी कि सुधारात्मक उपायों द्वारा अंग्रेजों को समझा बुझा करके या संविधान कानून बदलवा करके तब जो है स्वाधीनता प्राप्त की जाए। और एक क्रांतिकारी विचारधारा थी उग्रवादी है, भगत सिंह बिस्मिल्लाह ये सब जो है तो ये मार्क्सवादी टाइप के थे है, और जो सुधार करके धीरे धीरे लाया जाए समाजवाद, वही क्या है फेबियन समाजवाद। ठीक है, कल्याणकारी कार्य, तो वही चीज निर्देशक तत्व को कह रहे हैं कि ये समाजवाद लाना चाहता है फेबियन तरीके से, धीरे धीरे सुधार इन सब योजनाओं को लागू करके, ये नहीं जोर जबरदस्ती से जो है अमीरों से छीन करके इस तरीके से लाया जाए।